हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारत के सबसे बड़े उद्योगपति, भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक, जिन्हें भारत का रत्न भी कहा जाता है, भारत का कोहिनूर भी कहा जाता है, भारत का विभूषण भी कहा जाता है, जिनके कर्मों से भारत विभूषित हो उठता है। कहने का मतलब ये है कि इनके नाम के आगे जितने भी अलंकार लगाए जाएं, अलंकार कम पड़ जाते हैं। या तो यूँ कहा जाए कि अलंकारों से इनका नाम सुशोभित नहीं होता है, जबकि इनके नाम के आगे अलंकार लगने से अलंकार सुशोभित हो उठते हैं, और जिनका योगदान भारत को आज इस स्थिति में लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण था। भारत में सबके प्रति, गरीबों के प्रति, अमीरों के प्रति, मध्यम वर्गीयों के प्रति इनके क्या विचार थे, आज हम लोग जानेंगे। बहुत ही कम शब्दों में अगर कहा जाए कि जो आज हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं, आज जो हम लोग स्वस्थ रूप से जीवन जी रहे हैं, उसमें भी मान्यवर स्वर्गीय श्री रतन नवल टाटा जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। उसको यूँ कह सकते हैं, छोटी सी बात में समझ सकते हैं कि जब भारत घेंघा रोग से ग्रसित था, मतलब पूरे भारत देश में घेंघा रोग का प्रकोप था, मतलब भारतीयों के आहार में आयोडीन की कमी थी, उस समय रतन नवल टाटा जी ने पूरे भारत देश को टाटा नमक के रूप में उसमें आयोडीन का समुचित उपयोग करके पूरे भारत देशवासियों को सस्ते से सस्ते में आयोडीन नमक प्राप्त कराकर घेंघा रोग से मुक्त करवाया। और ये योगदान था कि आज हम लोग स्वस्थ अवस्था में एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं। दोस्तों, इनके बारे में सब कुछ जानेंगे आज। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन, और नॉर्मल जानकारी की वजह से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन, क्योंकि इन्होंने भारत के सभी वर्गों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, पर्यावरण हो, या किसी भी प्रकार की संसाधन संरक्षण की बात हो, तो इन्होंने सबके प्रति अपनी संवेदनशीलता का प्रदर्शन किया है। इनकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में, इनके सोच विचार के बारे में, इनका जीवन हम लोगों को कितना प्रेरित कर सकता है, सब के बारे में आज बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे दोस्तों। और इनका जीवन हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी रहा है दोस्तों, ठीक है। इनके बारे में एक एक चीज़ समझेंगे। सबसे पहले इनका जन्म हम लोग देखते हैं दोस्तों। इनका जन्म जो होता है 28 दिसंबर 1937 को होता है। 28 दिसंबर दोस्तों वही डेट है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, ताकि भारत को आज़ाद कराया जा सके दोस्तों, ठीक है। भारत के लोगों को आज़ादी में शामिल कराया जा सके। मतलब 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, लेकिन उसके कुछ वर्षों के बाद ठीक 28 दिसंबर को ही 1937 में 1937 में मुंबई में माननीय श्री रतन नवल टाटा जी का जन्म होता है। लेकिन इनकी मृत्यु 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की उम्र में हो जाता है। यहाँ तक हमको ये ध्यान देना है। और इनकी जो शिक्षा हुई है, शिक्षा इनकी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से हुई है और कार्नेल विश्वविद्यालय से हुई है। कार्नेल विश्वविद्यालय से इन्होंने 1959 में स्नातक की उपाधि ग्रहण की थी। इनके पेरेंट्स के बारे में जानते हैं तो इनके पेरेंट्स में पिताजी इनके नवल टाटा थे। इनके नामों के आगे जो नवल, रतन नवल टाटा लगा है, तो नवल इनके माननीय पिताजी का नाम था दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है। और इनकी माता जी का नाम सोनी टाटा था, ठीक है, ये ध्यान देना है। और इन्होंने कुछ संस्थाएं स्थापित की थी। संस्थाओं में इन्होंने जैसे टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी की स्थापना की थी। और इनके जो सिबलिंग्स थे, जो भाई बहन थे, उनमें नोएल टाटा और जिमी नवल टाटा भी थे। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान देनी है। अब इनके बारे में हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे, बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम लोग ग्रहण करेंगे। ये रतन नवल टाटा जी थे, ये प्रमुख व्यवसायी थे, ये काफ़ी परोपकारी व्यक्ति भी थे, ठीक है। इनके बारे में हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, अभी जैसे टाटा नमक के बारे में देखा है, अभी हम लोग आगे भी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते रहेंगे। इनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करती है दोस्तों। ये जिस कंपनी के मालिक थे इस समय वर्तमान में, मतलब टाटा कंपनी की स्थापना जमशेद जी टाटा ने की थी दोस्तों। जमशेद जी टाटा ने 1868 में इस कंपनी की स्थापना की थी, और उसके बाद धीरे धीरे इनको जो है इस कंपनी का मालिक बना दिया गया, ठीक है। और इस कंपनी का जो टाटा कंपनी है, इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी। और केवल एक ही क्षेत्र में नहीं काम करती थी, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी थी और मल्टी क्षेत्रों में काम करती थी, बहुत सारे क्षेत्रों में ये काम करती थी। जैसे ऑटोमेटिव में, स्टील की कंपनी थी, स्टील के क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में ये काम
करती थी। रतन नवल टाटा जो थे ये टाटा समूह के अध्यक्ष बनाए गए, 1990 से बनाए गए और 2012 तक ये टाटा नवल समूह के अध्यक्ष थे। जब 75 वर्ष की उम्र को पार करते हैं तब ये अपने अध्यक्ष पद से हट जाते हैं, क्योंकि जब शुरुआत में ये अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने ही ये नियम बनाया था कि 75 वर्ष तक ही अध्यक्ष का पद संभाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन 2016 और 2017 के बीच में ये टाटा समूह के जो है अंतरिम अध्यक्ष के रूप में इन्होंने भी कार्य किया था दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे, दूरदर्शी बिजनेसमैन थे कह सकते हैं, असाधारण कौशल से युक्त थे ये और अपने असाधारण कौशल से दुनिया भर में ये पूजे जाते हैं, जाने जाते हैं और पीढ़ियों को प्रेरित भी करते रहते हैं। रतन टाटा जी का जो मुख्य कदम था ये मूल्यों और नैतिकताओं को बहुत ही महत्व देते थे, मूल्य और नैतिकता से भरा जीवन जीने की कोशिश करते थे। इनके अलावा वो कहते हैं कि ये वो विरासत छोड़ना चाहते हैं जो बहुत सरल हो और इन्होंने हमेशा उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई जिसे वो सही मानते थे और जितना संभव हो सकता था उन्होंने निष्पक्षता और न्याय संगत को धारण किया और निष्पक्ष और न्याय संगत होने की कोशिश भी इन्होंने उतनी ही की दोस्तों, ठीक है। और हम देखते हैं श्री रतन टाटा, अभी तक इनके बारे में ये हम लोगों ने शॉर्ट में देखा है। अब एक एक चीज़ हम लोग इनके बारे में बहुत ही अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्री रतन टाटा जी का जो व्यक्तिगत जीवन था। व्यक्तिगत जीवन में हम लोग देखते हैं, जैसे अभी देख चुके हैं, इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को होता है। ये पारसी परिवार से आते थे, पारसी परिवार जो कि जरथुस्त्र धर्म को मानते थे। जरथुस्त्र धर्म या पारसी धर्म भी कह सकते हैं, ये ईरान का प्रमुख धर्म हुआ करता था। ईरान से ये धर्म पनपा और पारसी समुदाय जब ईरान में पनप रहा था तो उस समय मुस्लिम आक्रमणकारियों का ईरान पर आक्रमण होता है और पारसी समुदाय इधर उधर बिखर जाता है। सबसे ज़्यादा पारसी समुदाय भारत में आकर बसते हैं, पाकिस्तान में बसते हैं और इधर उधर देशों में छोटे मोटे रूप में ये आकर बसते हैं। और इनके पिताजी जो थे वो नवल टाटा थे, ठीक है। नवल टाटा का जन्म जो हुआ था, इनके पिताजी का जन्म हुआ था वो सूरत में हुआ था। बाद में टाटा परिवार ने इनको गोद में ले लिया था, ठीक है। और जो इनकी माता थी सूनी टाटा, सूनी टाटा जो थी वो जो जमशेद जी टाटा थे, जो टाटा के संस्थापक थे 1868 में, सूनी टाटा मतलब रतन टाटा की जो माता जी थी वो जमशेद जी टाटा की भतीजी थी दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है। जब 1948 में रतन नवल टाटा 10 वर्ष के थे तो इनके माता पिता इनसे अलग हो जाते हैं और बाद में इनका जो पालन पोषण होता है, इनका पालन पोषण इनकी दादी और रतन जी टाटा की जो विधवा थी नवाज बाई टाटा करती हैं दोस्तों, ठीक है। और इन दोनों लोगों ने मतलब इनकी दादी और रतन जी टाटा की जो विधवा थी नवाज बाई टाटा ने इनको गोद में ले लिया था, ठीक है। और दुर्भाग्यवश कुछ दिन बाद अपनी दादी की खराब सेहत के कारण इन्हें भारत आना पड़ा था। मतलब ये पहले यूएसए में रह करके अपनी पढ़ाई लिखाई भी करते थे। फिर जब 1962 में दोस्तों जब भारत चीन का युद्ध हो रहा था तो उसके पहले 1961 में इनकी दादी की तबीयत खराब होती है और ये यूएसए से भारत आ जाते हैं। वहाँ पर इनका कुछ रोचक प्रसंग सुनने को मिलता है। चूँकि युवा रहते हैं तो इनको भी एक प्रेम होता है वहाँ की महिला से। क्योंकि 1962 में भारत और चाइना का युद्ध होता है, इस कारण से इनका इनके प्रेयसी के संग मिलन नहीं हो पाता है, मतलब इनका विवाह नहीं हो पाता है। और 1962 के युद्ध के कारण लड़की के माता पिता कहते हैं कि वहाँ का माहौल काफ़ी ख़राब है, हो सकता है भारत को चाइना के द्वारा कब्जा कर लिया जाए, इसीलिए तुम्हारी शादी यहीं पर कहीं करा दे रहे हैं। और यहीं से रतन टाटा जी का प्रेम प्रसंग वहाँ से समाप्त हो जाता है। इनके वैवाहिक जीवन की जो कल्पना थी वो वहाँ से समाप्त हो जाती है उनके संग। हालांकि इनको 4 बार मोहब्बत होती है, 4 बार इन्होंने शादी का प्रयास किया, लेकिन कोई न कोई बाधाएं जीवन में आती रहीं और अंततः इनका वैवाहिक जीवन नहीं हो पाया दोस्तों, ठीक है। अब इनके हम शिक्षा और करियर की बात देखते हैं तो रतन टाटा जी की जो 8वीं कक्षा तक पढ़ाई थी वो मुंबई में हुई। उसके बाद इन्होंने शिमला में भी शिक्षा अध्ययन को ग्रहण किया। उसके बाद 1955 में ये न्यूयॉर्क शहर चले गए और बिशप कॉटन स्कूल से इन्होंने वहाँ पर शिक्षा अध्ययन करी। फिर उन्होंने हाई स्कूल के बाद स्नातक होता है तो स्नातक करने के लिए टाटा ने कार्नेल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और 1959 में वास्तुकला में मतलब आर्किटेक्चर में इन्होंने स्नातक की डिग्री ली, मतलब इन्होंने बीए किया, ठीक है, ग्रेजुएशन किया। और
इसी यूनिवर्सिटी को, कार्नेल यूनिवर्सिटी को, इन्होंने 2008 में $50 मिलियन का उपहार भी दिया दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है। और विश्वविद्यालय के इतिहास में ये सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता बन गए दोस्तों। ठीक, 1959 में इन्होंने स्नातक किया था वास्तुकला से। 2008 में इन्होंने $50 मिलियन वहाँ पर उपहार दिया। 1959 की बात थी। उसके बाद 1961 में इनकी दादी की तबीयत खराब होती है, ये चले आते हैं। 1962 में भारत चाइना का युद्ध होता है। इनका वैवाहिक जो जीवन की कल्पना थी वो कल्पना ही रह जाती है दोस्तों। फिर 1970 आता है और 1970 में ये टाटा समूह में मैनेजर के पद पर नियुक्त होते हैं, मतलब प्रबंधकीय पद पर ये नियुक्त होते हैं। 21 वर्ष तक ये प्रबंधक के पद पर रहते हैं और उस दौरान दोस्तों टाटा कंपनी का बहुत ही लाभ कराते हैं। मतलब टाटा कंपनी का राजस्व जो होता है वो 40 गुना तक बढ़ जाता है और लाभ दोस्तों 50 गुना तक बढ़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 1970 से मतलब 21-22 साल तक, मतलब 1991 तक इन्होंने प्रबंधक के पद पर कार्य किया। और उसके बाद टाटा सन्स के चेयरमैन श्री JRD टाटा ने अपना पद छोड़ा और श्री रतन टाटा को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया दोस्तों। और यहीं से दोस्तों थोड़ी सी आलोचनाओं का शिकार होते हैं रतन नवल टाटा जी, क्योंकि यह खबर कई लोगों में फैल गई। ये काफ़ी आश्चर्य की बात थी कि इनसे काफ़ी बड़े बड़े सीनियर वहाँ पर मौजूद थे, उनको कंपनी का उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया। उत्तराधिकारी बनाया गया रतन नवल टाटा जी को, और इसकी आलोचना भी मीडिया वालों ने बहुत करी। ठीक है, और इनके जो सीनियर थे उस समय रूसी मोदी थे जो टाटा स्टील में कार्यरत थे, एक दरबारी सेठ थे जो टाटा टी और टाटा केमिकल्स में कार्यरत थे, और एक अजीत केरकर थे जो ताज होटल में कार्यरत थे, और ननी पालकी वाला थे जो कई टाटा कंपनियों के बोर्ड में निदेशक के पद पर थे। तो ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि इन्हें जो उपर्युक्त नाम थे, इन्हीं लोगों में से किसी को टाटा कंपनी का जो है उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाएगा। लेकिन रतन नवल टाटा जी को कंपनी का उत्तराधिकारी घोषित किया गया और इसके साथ हो जाता है आलोचनाओं का दौर। और इस खबर से समूह में कड़वाहट फैली। कई लोग इस फैसले से असहमत भी हुए थे और मीडिया ने भी रतन टाटा की काफ़ी आलोचना की। लेकिन ये आलोचनाओं से घबराए नहीं, दृढ़तापूर्वक आलोचनाओं का सामना करते हुए दृढ़ता और समर्पण से ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और पीढ़ियों के लिए ये प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर कर आते हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी में सेवानिवृत्त की आयु को निर्धारित किया और इन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त की आयु 70 वर्ष निर्धारित की गई और जो वरिष्ठ अधिकारी होते थे वो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और सेवानिवृत्त की आयु को निर्धारण करने के बाद इन्होंने कंपनी में युवाओं को आने का मौका दिया, जो कि एक क्रांतिकारी कदम या क्रांतिकारी निर्णय के रूप में माना जा सकता है। और सेवानिवृत्त की उम्र को निर्धारण करने के कारण मोदी को बर्खास्त कर दिया गया और जो सेठ और केरकर भी थे वो अपनी आयु सीमा को पार कर लिए थे, और जो पालकी थे, ननी पालकी वाला थे, उन्होंने अपनी खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया, मतलब नौकरी को छोड़ दिया। और इस प्रकार से भी उत्तराधिकार का जो विवाद होता है वो सुलझ जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने टाटा सन्स को रॉयल्टी प्रदान करी। रॉयल्टी इस रूप में कि टाटा सन्स जो है समूह की कंपनियों को टाटा का ब्रांड नाम, जो ब्रांड नेम होता है, ब्रांड नेम के इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने टाटा सन्स को कुछ रॉयल्टी भी प्रदान करी। और कंपनियों को समूह कार्यालय में रिपोर्ट करने के लिए भी कहा कि जो जो कंपनियां, संलग्न कंपनियां हैं, वो कार्यालय में आकर के रिपोर्ट प्रदान करें। और इनके नेतृत्व में दोस्तों जो रतन नवल जी टाटा थे, इनके नेतृत्व में सीमेंट उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, सौंदर्य प्रसाधन जैसे व्यवसायों में काम करने के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी, ऑटोमोटिव क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर, दूरसंचार के क्षेत्र में भी काम करना शुरू किया गया। दूरसंचार व्यवसाय, वित्त, खुदरा व्यापार में भी ये प्रवेश करते हैं धीरे धीरे। और इन सभी कार्यक्रमों के बीच में ये आलोचनाओं से उभर करके अपने आप को प्रतिस्थापित करते हैं, अपने आप को योग्य कैंडिडेट के रूप में ये प्रूव भी करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके साथ साथ अब हम लोग देखते हैं रतन नवल टाटा जी की कुछ उपलब्धियां। हालांकि अपेक्षाकृत अनुभवहीन होने के कारण, कहने का मतलब ये है कि अपेक्षाकृत अनुभवहीन तो थे ही, जो इनसे सीनियर थे, रूसी मोदी थे, ननी पालकी वाला थे, तो इनसे अपेक्षाकृत ये कम अनुभवी थे। आलोचनाओं के शिकार के बावजूद ये दृढ़ता और समर्पण के साथ कार्य करते हुए टाटा समूह की बागडोर को संभालते हैं और इसे वैश्विक समूह बना दिया, और जिसका 65% राजस्व दोस्तों विदेशों से आता था।
65% राजस्व इसका विदेशों से आता था और इस समूह का राजस्व जो था, जो टाटा समूह का राजस्व था, 40 गुना बढ़ गया और लाभ दोस्तों 50 गुना बढ़ गया। और उसके बाद इन्होंने कई सारी कंपनियों का रणनीतिक अधिग्रहण भी किया, अपने में मिलाया और खरीदा भी दोस्तों। कई विदेशी कंपनियों को भी खरीदा। अभी हम लोग टाटा नैनो कार की भी जानकारी लेंगे, किस प्रकार से इनको एक विदेशी कंपनी फोर्ड जो होती है, इनको अपमानित किया और अपमान सहते हुए इन्होंने अपमान का घूंट पिया और बाद में आकर के उन्होंने उसी कंपनी को दोस्तों खरीद लिया। और टाटा नैनो का परिचय देते हुए हम आपको बताते हैं कि भारत देश को, संपूर्ण भारतवासियों को कार में बैठने का सुख प्रदान करने के लिए इन्होंने 1 लाख रुपए की कार निकाली, जो कि टाटा नैनो कार के नाम से जानी जाती है। मतलब मध्यम आय के लोगों को और निम्न मध्यम आय के लोगों को कार में बैठने का सुख भी प्रदान करने का जिम्मा उठाया। इस कार को लोगों की कार कहा जाता था। काफ़ी सस्ती किफ़ायती कार थी, अच्छी कार थी, लेकिन हालांकि इसको अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल पाई दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। और इनके रतन टाटा का जो परोपकारी योगदान था, अभी ऊपर देख चुके थे, रतन टाटा काफ़ी परोपकारी व्यक्ति थे। इन्होंने परोपकार के रूप में अनेक क्षेत्रों में दान दिया। रतन टाटा ने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की स्थापना करके इन्होंने अपने पिताजी के सपने को साकार किया। इनके पिताजी का नाम नवल टाटा था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है। और रतन टाटा जितना भी लाभ अर्जित करते थे उसका 60 से 65%, 60 to 65% दोस्तों ये धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान दे देते। धर्मार्थ उद्देश्यों का मतलब धर्म कोई विशेष धर्म नहीं, मतलब नैतिकता, परोपकार के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने दान देते थे। उच्चतर शिक्षा में दान देते थे, उच्च शिक्षा में दान देते थे, प्राथमिक शिक्षा में दान देते थे, कृषि के क्षेत्र में दान देते थे, चिकित्सा के क्षेत्र में दान देते थे। अनेक क्षेत्रों में इन्होंने परोपकारी योगदान किया। शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों इन्होंने J.N. टाटा एंडोमेंट फॉर हायर एजुकेशन में भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कॉलरशिप भी दिया। और जो हाशिए पर पड़े छात्र होते थे, जो समुदाय में निचले स्तर पर छात्र होते थे, उनकी भी शिक्षा व्यवस्था की इन्होंने व्यवस्था की। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि SDG गोल, सतत विकास लक्ष्य, जो कि 2015 में आया, उसमें कई सारे लक्ष्य होते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसे SDG 4 में आता है, लैंगिक समानता जैसे SDG 5 में आता है, आर्थिक विकास जैसे SDG 8 में आता है, नवाचार, उद्योग, बुनियादी ढांचा दोस्तों जैसे SDG 9 में आता है, असमानता में कमी SDG 10 में आता है, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साझेदारियाँ हैं वो SDG नंबर 17 में आता है। इन सब के लिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए दोस्तों। ठीक है, और इसी के साथ साथ कई सारे शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना भी की और उनको योगदान भी देते थे, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे मतलब IIT बॉम्बे था, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जिसको MIT कहते हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को भी ये काफ़ी समर्थन करते थे। शिकागो विश्वविद्यालय, टाटा प्रौद्योगिकी एवं डिजाइन केंद्र और शिकागो विश्वविद्यालय को भी ये काफ़ी प्रोत्साहन देते थे, काफ़ी समर्थन देते थे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डियागो में टाटा सेंटर फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, दक्षिण एशिया संस्थान इत्यादि को भी ये काफ़ी मदद करते थे। भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में है, IISc जिसको कहा जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहा जाता है, उसको भी समर्थन देते थे। टिस कहा जाता है टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान जिस मुंबई में है, और टाटा मेमोरियल सेंटर भी मुंबई में है, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी मुंबई में है। इन संस्थाओं को भी काफ़ी मदद किया करते थे। और इसी के साथ साथ जो भारतीय स्नातक होते थे, भारतीय जो ग्रेजुएशन कर लेते थे भारतीय छात्र, उनको भी ये छात्रवृत्ति, उनको भी ये वित्तीय सहायता प्रदान करते थे। चिकित्सा के भी क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। इन्होंने मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और कैंसर, मलेरिया, तपेदिक अनेक बीमारियों के निदान के लिए और उपचार के लिए इन्होंने बहुत सारे परोपकारी कार्य किए, बहुत सारा धर्मार्थ दान भी दिया। इन्होंने अल्जाइमर रोग पर अनुसंधान करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान के तंत्रिका विज्ञान केंद्र को 750 मिलियन रुपए का अनुदान भी दिया दोस्तों। अल्जाइमर रोग जो कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है उसको अल्जाइमर रोग होता जाता है, मतलब अपनी याददाश्त को वो कमज़ोर करता जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती, मतलब वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हुए व्यक्ति अल्जाइमर के रोग से पीड़ित होता है
और इसी के साथ साथ रतन टाटा ने उचित माता देखभाल मतलब उचित मातृत्व देखभाल, उचित पोषण, जल की व्यवस्था, स्वच्छता और बुनियादी ढांचागत सहायता सुनिश्चित करने के लिए सरकारों से, गैर सरकारी संगठनों से इन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया। इसी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में और कृषि के क्षेत्रों में इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान दिया, ये बहुत ही पैसों का दान भी दिया। और तीव्र गरीबी वाले क्षेत्रों में बदलाव करने के लिए इन्होंने भी सरकार के साथ और एनजीओज़ के साथ और अनेक नागरिक समाज समूह थे उनके साथ इन्होंने काम किया। परोपकारियों को सहयोग करती थी, उनको फंडिंग करती थी ताकि भारत का विकास हो सके, ताकि भारत के सभी लोग स्वस्थ रह सकें। भारत का ग्रामीण क्षेत्र जो कि कृषि प्रधान क्षेत्र है, पूरे देश को अन्न की सुविधा उपलब्ध कराता है, पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, उसको ट्रांसफॉर्म करने की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रतन टाटा जी प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी बहुत सारा पैसा दान देते थे, उदार दान कहा जाता है उसको, मतलब धर्मार्थ दान भी करते थे। स्कूलों के निर्माण में इन्होंने बहुत सारा पैसा दिया, अस्पतालों के निर्माण में इन्होंने काफ़ी सहयोग दिया। दोस्तों, रतन टाटा केवल भारत की ही कंपनियों के साथ सहयोग नहीं करते थे, भारत के साथ साथ विदेशों के भी कई संगठन थे जिनके साथ इन्होंने विभिन्न भूमिकाएं निभाई। उसके साथ साथ वे कई विदेशी कंपनियों, कई भारतीय कंपनियों के संस्थानों के बोर्ड में भी शामिल हुए, जिसमें मुख्य हैं एल्कोवा इंक, मोंडेलेज इंटरनेशनल और ईस्ट वेस्ट सेंटर शामिल हैं। वो जो थे वो दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के न्यासी बोर्ड, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन सलाहकार बोर्ड और कार्नेल विश्वविद्यालय के सदस्य भी रहे। ये कार्नेल विश्वविद्यालय वही है जहाँ से इन्होंने स्नातक आर्किटेक्ट से किया था दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ ध्यान, मतलब वास्तुकला से जहाँ से इन्होंने स्नातक किया था। वह बोकोनी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के निदेशक मंडल के सदस्य भी थे। रतन टाटा 2006 से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इंडिया सलाहकार बोर्ड के भी सदस्य थे। 2013 में रतन टाटा को कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया दोस्तों, ठीक है। अब इनके बारे में हम उपाधियां और सम्मान देखते हैं कि इनको कौन कौन सी उपाधियां मिली, ठीक है। भारत का सर्वोच्च दूसरा नागरिक सम्मान पुरस्कार और सर्वोच्च तीसरा नागरिक सम्मान पुरस्कार जो क्रमशः पद्म विभूषण और पद्म भूषण है, इनको मिला। इन्हें भारत का कोहिनूर भी कहा जाता है, भारत का रत्न भी कहा जाता है। इनके नामों के आगे बहुत सारे जो है अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान देना है, इनको अभी तक भारत रत्न का पुरस्कार नहीं मिला है। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इनको भारत रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है, इनके अनेक कार्यों को देखते हुए भारत रत्न का पुरस्कार इन्हें अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिली थी। ये भी चीज़ हम लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना है। सेवानिवृत्त और वर्तमान कार्य के रूप में हम इनका देख लेते हैं। रतन टाटा 28 दिसंबर 2012 को 75 वर्ष की आयु को पूरा कर लेते हैं और अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जैसा कि इन्होंने अपना नियम पहले ही बनाया था दोस्तों, ठीक है। और इनके बाद मतलब 2012 के बाद इनका जो स्थान होता है वो साइरस मिस्त्री ग्रहण करते हैं, लेकिन जो निदेशक मंडल होता है, निदेशक मंडल ने इनका साइरस मिस्त्री का विरोध किया और मिस्त्री को 2016 से उनके पद से हटा दिया गया और रतन टाटा ने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में उस समय काम किया था दोस्तों। जनवरी 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा समूह का अध्यक्ष और रतन टाटा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ ये जानना कि रतन टाटा के उत्तराधिकारी कौन है। रतन टाटा के उत्तराधिकारी चंद्रशेखरन है, मतलब नटराजन चंद्रशेखरन है, लेकिन अभी इस समय कुछ विवाद चल रहा है कि उत्तराधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया जाए, ठीक है। पंचतत्व में विलीन होने से पहले रतन टाटा टाटा ट्रस्ट जो था और टाटा सन्स था, उन दोनों के प्रमुख थे। मतलब इसके पहले जेआरडी टाटा इन दोनों कंपनियों का नेतृत्व करते थे और जेआरडी टाटा के बाद रतन टाटा दूसरे व्यक्ति होते हैं जो टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स दोनों कंपनियों का नेतृत्व
करते हैं दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है। और कोई भी व्यक्ति दोस्तों यूं ही महान नहीं बन जाता है, उसके पीछे उसके काफ़ी संघर्ष होते हैं, उसको जीवन में काफ़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। तो इनकी चुनौतियों को भी देख लेते हैं। चुनौतियों में दोस्तों पर्सनल लाइफ का भी आ जाता है, व्यक्तिगत जीवन का भी आ जाता है, और प्रोफेशनल लाइफ की भी चुनौतियां उसमें जुड़ जाती हैं। दोस्तों एक एम्प्रेस मिल होती थी जिसकी फंडिंग जो है टाटा कंपनी करती थी। टाटा कंपनी इसकी फंडिंग करती थी, इसका भरण पोषण करती थी, मतलब पूरा देखरेख करती थी। लेकिन 1977 में इनको एम्प्रेस मिल को जो पोषित करने का काम था उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि इनका जो कोर मैनेजमेंट था, कोर मैनेजमेंट से 50 लाख रुपए का फंड स्वीकृत नहीं हुआ था। इस इकाई को क्रांतिकारी बनाने का सपना रतन टाटा जी ने देखा था, लेकिन दुर्भाग्य से इस मिल को बंद करना पड़ा, जिस कारण से रतन टाटा थोड़े उदास भी हो जाते हैं। वर्ष 1981 में जीआरडी टाटा द्वारा टाटा को उद्योग समूह का अगला उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। और उसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद इनको काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। मीडिया ने इनको अयोग्य करार दिया और टाटा समूह के निदेशक मंडल में भी काफ़ी विवाद की स्थिति पनप गई, काफ़ी असंतोष की स्थिति पनपी। उस समय भी इन्होंने अपने धैर्य को नहीं खोया और अपने दृढ़तापूर्वक कार्य करने के साथ साथ इन्होंने कंपनी को सुदृढ़ बनाया और अपने आप को भी कंपनी में प्रतिस्थापित किया। दोस्तों 1998 में कार बाजार में दोस्तों उतरने का निर्णय लिया और टाटा इंडिका के नाम से इन्होंने अपनी पहली कार लॉन्च की थी। पहली कार लॉन्च की थी टाटा इंडिका, जो कि काफ़ी असफल थी, क्योंकि लोगों ने इस कार को खरीदने में रुचि नहीं दिखाई और वहाँ से इनको काफ़ी नुकसान होता है। और 1999 में इन्होंने अपनी पूरी कंपनी को बेचने का फैसला किया था। पूरी कंपनी को बेचने के लिए इन्होंने फोर्ड मोटर्स से संपर्क किया। फोर्ड मोटर्स जो कि विदेशी कंपनी थी, और वहाँ के फोर्ड के मालिक के द्वारा इनको अपमानित किया गया और अपमानित करने के बाद ये काफ़ी निराश हुए और परेशानी की स्थिति में भी चले गए थे। रतन टाटा को अपमान करने के दौरान उन्होंने रतन टाटा से, मतलब फोर्ड ने जो रतन टाटा से बोला, अपमानजनक जो शब्द कहे वो शब्द थे, जब आप यात्री कारों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आपने व्यवसाय शुरू ही क्यों किया। तो इन सब शब्दों से काफ़ी अपमानित महसूस किए, काफ़ी लज्जित महसूस किए और इन शब्दों का रतन टाटा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। लेकिन दोस्तों समय का चक्र घूमता है, समय सबका आता है और 2008 के दौरान जगुआर और लैंड रोवर इकाई खरीदकर फोर्ड को इन्होंने दिवालियापन से बचाया और इसके लिए इन्होंने दोस्तों 2500 करोड़ रुपए का नुकसान भी उठाया। तो मतलब इनके संघर्षों की कहानी भी दोस्तों कम नहीं है। हम लोग रतन टाटा के जीवन से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जिसमें इन्होंने हमेशा नवाचार को बल दिया, उत्कृष्टता को बल दिया, परिवर्तनकारी बदलावों को भी इन्होंने स्वीकार किया। और जिस प्रकार से समाज में, जिस प्रकार से देश में परिवर्तन होते थे, उस परिवर्तन को भी इन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि कहा जाता है कि हमें समय को देखकर नित्य चलना चाहिए, बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए। इन्होंने अपनी टीम को रचनात्मक सोचने के लिए, निरंतर सुधार करने के लिए भी प्रोत्साहित किया और परिवर्तन के प्रति अनुकूलनशीलता भी इन्होंने दिखाई। नैतिक नेतृत्व का पालन किया, मतलब कोई भी किसी भी व्यक्ति का शोषण ना करे, ईमानदारी पूर्वक काम करे, नैतिकता पूर्वक काम करे, क्योंकि गांधी जी के 7 पापों में से एक पाप ये भी आता है कि नैतिकता विहीन व्यापार सामाजिक पाप है। इन्होंने कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता निभाई, जिसको वर्तमान में CSR कहा जाता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों ठीक है, संगठन के भीतर विश्वास, टीम वर्क को इन्होंने बढ़ावा दिया, क्योंकि बिना विश्वास और टीम वर्क के कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति आगे नहीं जा सकता। और इन्होंने स्थिरता को भी प्राथमिकता दी। इसी के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल अपने बिजनेस को किया जाए, सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारी को निभाया जाए, सेवाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इस पर भी बल दिया। गरीबों, दीन दुखिया के प्रति सहानुभूति, समानुभूति, परानुभूति, दया, करुणा के भाव को भी ये निरंतर बनाए रखे, जो कि ये अपने आप को एक उदाहरण के रूप में भी प्रस्तुत करते थे। और इन रूप में इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि हमको जीआरडी टाटा के जीवन से, उनके संघर्षों से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो दोस्तों निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो रतन टाटा जी का करियर था और जो जीवन यात्रा थी, वो दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करती है। उत्कृष्टता, नवाचार और अनुकूलनशीलता पर उनके ध्यान ने टाटा समूह को सफलता में योगदान दिया और नैतिक नेतृत्व और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता
ने उन्हें सम्मान और प्रशंसा अर्जित की है। और इसके अतिरिक्त टीम वर्क और स्थिरता पर उनका जोर, साथ ही उनकी करुणा और उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करने की इच्छा सभी के लिए एक आदर्श के रूप में काम करती है। ये सबक न केवल व्यावसायिक नेताओं के लिए बल्कि दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। और इनकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में जहां पर उपभोक्तावादी मानसिकता जकड़ कर रखी है, जहां पर एक दूसरे से नकारात्मक प्रतिस्पर्धा में लोग लगे हुए हैं, एक दूसरे का शोषण करने में लोग लगे हुए हैं, सभी विकारों से युक्त हो गए हैं लोग, षड विकार लोभ मोह माया मद में लोग व्यस्त हो चुके हैं। इन सब से उबरने के लिए इनका जीवन बहुत ही प्रेरणादायी है दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोगों को इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और सच्ची श्रद्धांजलि किसी भी व्यक्ति की तभी मानी जाती है, तभी होती है जब उसके दिखाए गए मार्ग पर हम लोग चलें, तभी उस व्यक्ति की सच्ची श्रद्धांजलि होती है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये सेशन। रतन नवल टाटा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और जो भी आपके मन में दुविधा आए, जो भी सकारात्मक नकारात्मक आए आपको इस सेशन के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सेव वाटर सेव लाइफ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।